तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के अगले मैच की। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में अपनी कोई स्थान बनाना है, कोई पोजीशन क्रिएट करनी है, तो ये मैच जीतना बहुत आसान है। तो पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाएगी इस मैच को जीतने के लिए और न्यूजीलैंड भी पूरा जोर लगाएगी उसको ये मैच हराने के लिए। अब जो पिच आज के मैच में यूज होने वाली है, उस पिच पर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, डिवाइन कॉनवे, टॉम लथम या फिर गलेन फिलिप्स जैसे प्लेयर परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, कौन से बॉलर्स यहां पर विकेट लेंगे, यहां पर विकेट ज्यादा गिरेंगे या रन ज्यादा बनेंगे, किस तरीके की होगी पिच, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को जरा सा भी आपने अगर स्किप किया तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो सकती है। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस करके स्किप करके नहीं देखना है। चलिए अब बात करेंगे उन लोगों की, यानी कि जो चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो के जस्ट नीचे उनको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें। जैसे ही बटन दबाएंगे आपको ये बेल आइकन दिखेगा, इस पर जाके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की सारी वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और आपके पास नोटिफिकेशन भी आ पाए। दूसरी बात कि लाइनअप आने के बाद और टॉस होने के बाद जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइनअप आने के बाद टीम में थोड़े बहुत चेंजेस तो करने ही पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द टॉस, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट बैट या सेकंड बैट। तो जो भी फाइनल में चेंजेस करता हूँ वो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ये रहा ये लिंक, अभी के अभी इस पर क्लिक करिए और जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए अब बात करेंगे आज के मैच की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बेंगलुरु में कोई ये पहला मैच नहीं हो रहा है, इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी सारे वर्ल्ड कप के मैच इसी सीजन में परफॉर्म हो चुके हैं और इसकी पिच रिपोर्ट में आपको कई सारी वीडियो बता चुका हूँ। बट जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि भाई बेंगलोर का ये जो ग्राउंड है ना, ये एक हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड यहाँ पर देखा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो रन है ना वो एक्सेस में बनते हैं और बहुत ही क्वांटिटी में बनते हैं, मतलब अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर खड़ा होता है। अगर मजबूत टीमें यहाँ पर खेलने आ जाएं, यानी कि इंडिया या साउथ अफ्रीका जैसी टीम अगर यहाँ पर खेलने आ जाए तो 350 के पार का भी स्कोर यहाँ पर बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन कल जो मैच होने वाला है, यानी कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की या हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो दोनों ही टीमों के कई सारे प्लेयर ऐसे हैं जो प्लेयर बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं लेकिन उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। जैसे बात रही मोहम्मद रिजवान की मैं बात कर लूँ या डिवाइन कॉनवे की बात कर लूँ, ये ऐसे प्लेयर हैं जो सेंचुरी से पहले नहीं रुकते, लेकिन चूंकि इनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है इसलिए मुझे लगता है कि कल स्कोर आपको 270 से लेकर और 290 या 300 के बीच में ही देखने को मिलेगा। बात करेंगे अब यहाँ पर पेस वर्सेस स्पिन की। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो पिच भी बैटिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है ना, उसमें हमेशा पेसर्स को एडवांटेज मिलता है, यानी कि टर्न बहुत कम होता है और स्पिनर्स को यहाँ पर एडवांटेज बहुत कम मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैट्समैन और पेसर्स इन दोनों पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। यही है आज की पिच रिपोर्ट। बाकी बात करेंगे कुछ ओडीआई स्टैट्स की, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर क्लियर होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चेस करने वाली टीम ने 14 बार और फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 11 बार मैच को विन किया है। यानी कि यहाँ पर चेजिंग इजी है और चेजिंग में यहाँ पर रन जो है वो अच्छे खासे बन जाते हैं और इसीलिए जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतती है ना वो हमेशा सेकंड बैट करने का निर्णय लेती है। बात करिए कि अगर यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न की, तो आप देखोगे 200 से 250 के बीच में भी 9 बार और अबव देन 300 भी 9 बार बना है। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये वाली जो पिच है ना, ये पहले के टाइम में, यानी कि आज से कुछ टाइम पहले, आज से कुछ साल पहले की अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा रन नहीं बनते थे, ये इतनी ज़्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं हुआ करती थी। बट इस स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए इस पिच को थोड़ा सा अलग से डिज़ाइन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अब एक्सेस में रन बनते हैं। यहाँ पर आपको इसीलिए अबव देन 300 भी 9 बार बनते हुए दिख रहे हैं। बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। अच्छा, वो वाली स्लाइड ही हमारे डिजाइनर साहब ने गायब कर दी। चलिए कोई बात नहीं, हम अभी बात कर लेंगे अब इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच की। तो भाई 26 अक्टूबर यानी कि सबसे लेटेस्ट मैच जो इस आईसीसी वर्ल्ड कप का रहा है इस ग्राउंड पर, उसमें आप देखेंगे इंग्लैंड ने यहाँ पर 156 बनाए। अब आप कहेंगे भाई अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेस में रन बनते हैं, 300 प्लस बनते हैं, तो यहाँ पर 156 क्यों बने? अरे भाई आप सब लोगों को पता है कि इस सीजन में, इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की क्या हालत चल रही है, तो इसीलिए यहां पर वो रन नहीं बना पाई क्योंकि टीम की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन श्रीलंका की अगर आप बात करेंगे तो श्रीलंका भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत टीम नहीं है। मात्र 25 जने 30 ओवरों में उन्होंने इस 160 रन बनाकर इस मैच को चेस कर लिया था और मात्र 2 ही विकेट गिरे थे। और यहाँ अगर आप बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन की, तो पेसर्स को मिले थे 8 और स्पिनर्स को मिला था महज 1 विकेट।
अब बात करेंगे एक और मैच की जो कि इसी वर्ल्ड कप में हुआ। यहां पर ऑस्ट्रेलिया, जो कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है इस वर्ल्ड कप में, ने भी यहां पर 367 का स्कोर कर दिया। और पाकिस्तान भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है इस वर्ल्ड कप पे, 305 रन उसने भी बना दिए। भाई टोटल 19 विकेट यहां पर गिरे हैं, और 19 विकेट में से तकरीबन 14 पेसर्स के हाथ में गए और मात्र 5 विकेट स्पिनर्स के हाथ में गए। यानी कि दो बातें यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के चलनी है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर रन एक्सेस में बनते हैं, यानी कि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, साथ ही साथ विकेट भी एक्सेस में ही गिरते हैं। यहाँ 12 गिरे हैं, यहाँ पर 19 गिरे हैं। मान के चलिए कि कल के मैच में आपको 14 से लेकर 15 विकेट आराम से इजीली गिरते हुए दिखेंगे। ये एक बहुत मामूली सी बात है। चलिए, ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट का, अच्छे से डिस्कशन हो गया। अब बात करेंगे लीडर बोर्ड की, यानी कि उस एप्लीकेशन की जहाँ पर मैं खेलता हूँ। क्यों खेलता हूँ मैं आपको वजह बता देता हूँ। लीडर बोर्ड जो यहाँ पर चल रहा है ना, इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना है, कोई अलग से कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर जाके ग्रैंड लीग खेलते हैं, है ना, तो हर रोज़ जब आप ग्रैंड लीग खेलेंगे और आपकी एक अच्छी रैंक किसी न किसी टीम की आएगी, मान लीजिए आपने 5 टीमों से ग्रैंड लीग खेली और आपकी किसी एक टीम के बहुत अच्छे पॉइंट आए, तो बस वो जो एक टीम होगी ना, उसी के पॉइंट यहाँ पर लीडर बोर्ड में कैलकुलेट होकर जुड़ेंगे और आपकी एक रैंक क्रिएट हो जाएगी। मान लीजिए आपने 7-8 मैच अगर लगातार खेल लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी रैंक धीरे धीरे ऊपर होती जाएगी। और जो यहाँ पर प्राइस बोर्ड आपको दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट प्राइस है 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1 लाख, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं तो आपको कम से कम 2,000 या 5,000 तो मिलेंगे। ये आपको फ्री में मिलेंगे, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना। क्योंकि अगर 39 रुपए की आप ग्रैंड लीग खेलते हैं और 39 के बदले में आपको 39 मिल जाते हैं, या मान लीजिए 100 मिल जाते हैं, या मान लीजिए 50 मिल जाते हैं, या 200 या 1000, जो भी है वो आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन ये जो पैसा कंपनी आपको दे रही है ना, सीरीज लीडर बोर्ड का, ये आपको अलग से दे रही है एज ए रिवॉर्ड। तो अगर आपको ये पैसा चाहिए, यहाँ पर एक अच्छी रैंक लानी है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से जाके डाउनलोड करिए, 1500 रुपये का साइन अप बोनस मिलेगा, ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट करिए। मेरी रैंक की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर मैं 6 रैंक पे पहुँच चुका हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में मैंने एक भी मैच ऐसा मिस ही नहीं किया जिससे मैंने ग्रैंड लीग ना खेली हो, और इसीलिए मेरी इतनी बेहतरीन रैंक चल रही है और मेरी रैंक भी अच्छी आती है। तो आपको क्या करना है, अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहाँ पर जाके ग्रैंड लीग को ज्वाइन कर लेना है। बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। न्यूजीलैंड की अगर यहाँ पर बात करी है तो उसने 51 बार, और पाकिस्तान की बात अगर करी है तो उसने 60 बार न्यूजीलैंड को हराया। बट अगर हम लेटेस्ट के 5 हेड टू हेड उठा लें तो न्यूजीलैंड सिर्फ 1 बार और पाकिस्तान 4 बार न्यूजीलैंड को हरा चुकी है। मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि न्यूजीलैंड के आंकड़े जो है ना, वो पाकिस्तान के सामने बहुत ख़राब है। यानी कि अगर हम बात कर लें टॉम लथम की, अगर हम बात कर लें यहाँ पर आपके डिवाइन कॉनवे की, या हम बात कर लें यहाँ पर गलेन फिलिप्स की, यहाँ पर हम बात कर लें विलियंग की, तो इस तरीके के प्लेयर, शाहिनशाह अफरीदी, हरीश रऊफ, या फिर आपके क्या कहते हैं जो मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, उनके सामने टिकने की संभावनाएं कल भी बहुत कम हैं, भले ही पिच बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर दोनों टीमों की रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड अपने लास्ट के 5 में से 2 ही मैच विन करके आ रही है। वहीं अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो लास्ट के 5 में से 1 ही मैच जीत कर आ रही है। यानी कि हालत दोनों ही टीमों की बहुत ज़्यादा खराब है, अति की खराब है। ये 5 में से 2 जीती है, 5 में से 1 ही जीती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड भले ही है, लेकिन आपको वो 350 वाला स्कोर तो खैर कल बनता वो नहीं दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के भी जो अच्छे बल्लेबाज है कोई खास अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। चलिए, अब बात करेंगे यहाँ पर दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की। तो भाई अब्दुल्ला शफीक आपको इमामुल हक के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। लास्ट वाले मैच में आपको फ़खर जमान खेलते हुए दिखे थे, अब की वापस से इमामुल हक आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद बाबर आएंगे 1 डाउन, इसके बाद रिजवान है, शाह शकील है, इफ्तिकार अहमद है, आगा सलमान है। शादाब खान की जगह मोहम्मद नवाज का रिप्लेसमेंट आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द पिच हो जाता है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इन दोनों में से कौन खेलेगा। बाकी मोहम्मद वसीम जूनियर है, शाहिनशाह अफरीदी हैं, हरीश राउफ हैं, ये आपको डेफिनेटली खेलते हुए मिलेंगे। वहीं अगर आप बात करी जाएगी यहाँ पर न्यूजीलैंड की, तो यहाँ से क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। डिवाइन कॉनवे विल यंग के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और केन विलियमसन, जिसका हम कब से इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है एक ही मैच केन विलियमसन ने खेला है, तो शायद आपको कल वो पिच पर दिखें, और अगर ऐसा होता है तो फिर रचिन रविंद्र आपको नहीं दिखेंगे। तो दोनों में से कोई एक ही खेलता हुआ दिखेगा। वहीं बात करेंगे आगे तो डेरी मिचेल है, टॉम लथम है, इसके बाद आपके गलेन फिलिप्स है, नीशम है, सेंटनर है, साउदी है, फर्गुसन है। फर्गुसन की जगह कल आपको काइले जेमिसन खेलते हुए दिख सकते हैं। मतलब ये अकॉर्डिंग टू पिच जो है वो टीम शायद ये चेंजेस करने की सोचे। बाकी ट्रेंट बोल्ट आपको डेफिनेटली खेलते हुए दिखेंगे।
तो प्लेइंग 11 में अगर कोई भी माइनर चेंज होता है, यानी कि मोहम्मद नवाज की जगह शादाब आ जाएंगे, केन विलियमसन आ जाएंगे या फिर काले जमिसन आ जाएंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े होगे तो आपको पता लग जाएगा। बात करेंगे वापस से उसी एप्लीकेशन की जहां पर मैं खेलता हूं, और क्या क्या बेनिफिट हैं यहाँ पर लीडर बोर्ड के अलावा, ये भी आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई लोएस्ट एंट्री फीस है, यानी कि 575 रुपये का कॉन्टेस्ट जो आपको अदर एप्लीकेशन पर मिलता है वो यहाँ पर 525 रुपये मिल जाता है, यानी कि आपके सीधे सीधे 50 रुपये की सेविंग होती है। तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में आपको पैसे की बचत होती है। लो कंपटीशन है, क्यों? क्योंकि भाई जितना भी अच्छा यूज़र है, यानी कि जितना भी बहुत ज़्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस यूजर है जो बहुत तगड़ी टीम बनाता है, वो तो सारे बैठे हैं ड्रीम 11 पे, विजन 11 पे, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस पर। तो यहाँ पर आपको अपोनेंट ऐसे मिलते हैं जिनको आपको बीट करना आसान होता है। 10 हेड टू हेड खेलोगे, 8 आप जीत जाओगे, 2 वो जीत जाएगा। कल को जब खेलने जाओगे तो हो सकता है 5 वो जीत जाए, 5 आप जीत जाओ। तो इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर रहता है। यहाँ पर हेड टू हेड ग्राइंडिंग में रैंक लानी अच्छी होती है। आगे बात करेंगे नो जीएसटी नो टीडीएस, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों में से किसी पर भी आपको कोई पैसा कटेगा नहीं। बाकी 10% का रियल कैश यहाँ पर हमेशा ऑफर चलता रहता है, यानी कि 10,000 रुपये का डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो 1,000 रुपये का रियल कैश यहाँ पर आपको फाइनली मिल ही जाएगा। बाकी लीडर बोर्ड के बारे में आपको बता चुका हूँ, 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है जिसमें आप अच्छी रैंक अपनी आसानी से ला सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप ग्रैंड लीग की बात करेंगे ना, तो जो फर्स्ट प्राइज है वो 1 लाख रुपए का है। टोटल 6,666 स्पॉट यहाँ पर होते हैं, जिनमें से 2 या 2,500 स्पॉट हमेशा खाली रह जाते हैं, यानी कि आप ग्रैंड लीग में भी यहाँ पर एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। अगर आप कई सारी एप्लीकेशन ट्राई कर चुके हैं और कहीं भी जीत नहीं पा रहे हैं तो फटाफट से डाउनलोड करिए इस एप्लीकेशन को, टेलीग्राम से मेरी टीम उठा लीजिए, डेफिनेटली आपका हारना बंद हो जाएगा और आप भी जीतना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये आपको पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। मोहम्मद रिजवान की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपने देखा कि हालांकि मोहम्मद रिजवान बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाबर जल्दी आउट हो जाते हैं लेकिन मोहम्मद रिजवान सेंचुरी मार देते हैं। पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप से पहले के अगर आप मैचेस उठा के देखेंगे ना तो रिजवान का कैरियर बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर 86 थे, यहाँ 63 थे, यहाँ 67 थे। बट इस सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 131 एक ही मैच ऐसा आया है जिसमें इन्होंने सेंचुरी मारी है। बाकी लास्ट के 3-4 मैचेस की अगर आप बात करोगे ना, यहाँ 26 या 31 या 8, मतलब चाहे मैच मजबूत टीम के खिलाफ हो या कमजोर टीम के खिलाफ, मोहम्मद रिजवान का बल्ला चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या आपको मोहम्मद रिजवान को लेके जाना चाहिए? तो अब मैं आपको आपका डिसीजन बताता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को आपको अपनी टीम में रखना ही पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि भले ही लास्ट के कुछ मैचेस से इनका बल्ला नहीं चला है, भले ही उतनी अच्छी फॉर्म आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कल जो बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है वहाँ पर रिजवान के चलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। पहली वजह तो ये, और दूसरी वजह यह है कि विकेट कीपिंग के पॉइंट भी इनको मिल जाएंगे, तो दोनों मिलाकर ड्वाइन कॉनवे या टॉम लैथम की कंपैरिजन में पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई, तो रिजवान को आप अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। वहीं बात करूंगा अब यहाँ पर ड्वाइन कॉनवे की। भाई हद से ज़्यादा खराब फॉर्म है, और इतनी खराब फॉर्म तो मैंने वाकई में कभी देखी ही नहीं। अगर इस वर्ल्ड कप की हम बात करें तो बस पहले ही मैच में इन्होंने यहाँ पर 1.5 सेंचुरी मारी थी। इसके बाद 32 हैं, 45 हैं, 20 हैं, 0 हैं, 28 हैं, 2 हैं। बल्कि आप यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट वाला जो मैच हुआ था ना न्यूजीलैंड का, मैं कॉनवे को लेकर ही नहीं गया था और ये बंदा 2 रन पे आउट हो गया था। और बहुत सारे मेरे अपोनेंट ऐसे थे जिनके पास ड्वाइन कॉनवे था और मैं एक तरफा विन कर गया था। तो अगर आप मेरी प्रेडिक्शन मानते हैं तो मेरे हिसाब से कॉनवे को आप कल के मैच में ड्रॉप करके जाइए। भले ही कितनी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिच हो, लेकिन इसने सारी पिचेस पर खेल के देख लिया। लास्ट के जो 6 मैच हुए हैं ना, इसमें इसने अच्छी से अच्छी पिचेस पर खेल के देख लिया। भाई इसकी वो फॉर्म जनरेट ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्यों अपना एक प्लेयर खराब करना। तो मेरे हिसाब से ड्वाइन कॉनवे तो आपको ड्रॉप करके जाना चाहिए। वहीं बात करूँ टॉम लैथम की, बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है और साथ ही साथ एक आधा मैच में इन्होंने बड़ा स्कोर किया है, और खासतौर से मजबूत बॉलिंग जब इनके सामने होती है, बॉलिंग अटैक जब तगड़ा होता है तो टॉम लैथम का बल्ला वैसे भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी से एकमात्र प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर अब पाकिस्तान से बैटिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको अब्दुल्ला शफीक मिलेंगे, यहाँ पर आपको बाबर आजम मिलेंगे, फ़कर या इमाम में से कोई एक ही खेलता हुआ मिलेगा, और या फिर यहाँ पर आपको साउथ शकील मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करिएगी अब्दुल्ला शफीक की। अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करूँ तो कहने को बहुत ही ज़्यादा नए खिलाड़ी हैं। अभी तक सिर्फ 10 मैच ही ओडीआई के इन्होंने खेले हैं, जिसमें कि 41 का इनका एवरेज रहा है। लेकिन अगर इस सीजन की बात करी जाए ना, तो यकीन मानिए कि मतलब क्या गजब फॉर्म बंदे की चल रही है। यहाँ 68 या 58 या 64 या 113, मतलब एक आधा मैच को अगर छोड़ देना तो हर मैच में बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे सामने वाला बॉलिंग अटैक कितना ही तगड़ा हो, कितनी मजबूत टीम हो या कमज़ोर टीम हो। तो ऐसे फॉरएवर और फॉर्म
वाले बल्लेबाज को तो आपको कल की पिच पर छोड़ना ही नहीं है। यानी कि अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से कल भी आप मान के चलिए 70 रन बहुत आसानी से देख पाएंगे। वही बात करूंगा बाबर आजम की। पाकिस्तान की टीम का सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा धुरंधर बल्लेबाजों में से जो गिनती होती है ना, वो बाबर आजम की होती है। नंबर 1 बैट्समैन है अपनी ये टीम के। लेकिन इस सीजन हमें इनकी भी वो फॉर्म देखने को नहीं मिली है जो इनकी मतलब बाकी की सीरीज़ में या मैचेस में होती है। यहाँ पर 50 हैं या 74 हैं या 50 हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। 9 रन या 18 रन या 10 रन या 5 रन, यानी कि जितने चले नहीं है उससे ज़्यादा फ्लॉप हुए हैं। लेकिन आपको फिर भी बाबर आजम को अपनी टीम में इसलिए रखना पड़ेगा, बाबर आजम एक ऐसे सीनियर फॉरएवर प्लेयर है ना, बहुत कम ही फ्लॉप होते हैं। इनकी फॉर्म खराब भी होगी ना, तब भी आपको 40-50 तो कहीं ना कहीं से निकाल के दे ही देंगे। तो यहाँ पर आप अब्दुल्ला शफीक और बाबर को तो हर हाल में अपनी टीम में रखेंगे। बाकी बात रही फ़खर जमान की, एक मैच में, लास्ट वाले मैच में 81 रन का अगर इन्होंने स्कोर कर दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। ये इसलिए कर दिया क्योंकि सामने वाली जो टीम थी ना, उसकी बॉलिंग और फील्डिंग दोनों खराब थे। इस वजह से फ़खर ने इतना बड़ा स्कोर कर दिया। हालांकि इतनी तगड़ी फॉर्म में है नहीं, क्योंकि अभी जो लास्ट सीरीज हुई थी, अगर आप इनका स्कोरिंग पैटर्न देखोगे ना, यहाँ पे 4, यहाँ पर 27, यहाँ पर 20, यहाँ पे 14, यहाँ 27, यहाँ 30, यहाँ 12, बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। और कल जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है ना, वो इतने ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट हैं, यहाँ पर साउदी है, यहाँ पर सेंटनर हैं, तो फ़खर जमान को भी मुझे लगता है आपको ड्रॉप करके जाना चाहिए। बाकी बात करोगे साउथ शकील की, तो वही मीडियम 20-25 रन बना के देंगे, इतने ज़्यादा काम आने वाले हैं नहीं, आप ड्रॉप करके जा सकते हो आसानी से। बात करिए अब न्यूजीलैंड की। विल यंग की अगर बात करूँ, मजबूत टीमों के खिलाफ तो कभी चलता ही नहीं है इनका बिल्ला। यहाँ पर 17 बनाए, यहाँ 32 बनाए, यहाँ 33 बनाए, ऐसे ही 25-30 रन आपको कल भी दिखेंगे, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो। बात करिए अब यहाँ पर डेनी मिचेल की, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द फॉर्म ऑफ न्यूजीलैंड इन दिस वर्ल्ड कप सीरीज। यानी कि इस वर्ल्ड कप सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम से अगर सबसे ज़्यादा एक्सेस में किसी ने रन बनाया ना, या फिर फॉर्म में खेला है ना, तो फिर वो डेरी मिचेल ने खेला है। यहाँ पर 48, यहाँ पर 89 नवाद, यहाँ पर 130, यहाँ पर 54 लास्ट मैच में जब थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए थे। कल की पिच बहुत अच्छी है, सामने वाला बॉलिंग अटैक भले ही कितना तगड़ा हो, लेकिन डेरी मिचेल को ना आदत है शाहिन अफरीदी, हरीश राव की बॉलों को झेलने का। तो डेरी मिचेल के बल्ले से कल भी आपको 50+ के रन डेफिनेटली बनते हुए देखेंगे। ये एक ऐसा बैट्समैन है जिसको आपको लेके जाना ही जाना है। बात करूंगा यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स की। देखिए, बैटिंग से तो आप उम्मीद मत ही ना करिए। यहाँ पर भले ही 60 बनाए, लेकिन यहाँ 23 हैं, 12 हैं, यहाँ 16 हैं, यहाँ पे 4 हैं। इस तरीके के स्कोरिंग पैटर्न भी इन्होंने जनरेट किए। बट कुछ ओवर ये जो बॉलिंग कर देते हैं ना, तो उस पर डिपेंड करेगा कि इनको टीम में लेना ही नहीं लेना है। अगर मान लीजिए 2-3 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा उम्मीद है आप मत रखिएगा इनसे एक्सेस में विकेट निकालेंगे। लेकिन अगर इनको ओवर ज़्यादा मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में जिस तरीके से इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं ना, ये फिर से इतने ही विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लास्ट मोमेंट में डिसाइड करेंगे कि फिलिप्स को लेना है नहीं लेना है। अभी तो फिलहाल मैं अपनी टीम में इनको नहीं जगह दे रहा हूँ। बात करूँगा ऑलराउंडर सेक्शन की। इफ्तिकार अहमद की अगर मैं बात करूँ, तो ना बैटिंग से चल रहा है ना बॉलिंग से। उसके बाद भी जनता पता नहीं क्यों इनको ट्राई कर रही है। मैंने अपने कई सारे अपोनेंट की टीम में लास्ट वाले मैच में देखा था, इफ्तिकार को सब लोगों ने लग रखा, अरे भाई 17 रन के साथ 1 विकेट, मतलब कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और इफ्तिकार अहमद को कल कितने ओवर मिलेंगे अभी इस बात की भी गारंटी नहीं मिली। 3 ओवर मिलेंगे, 4 ओवर मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यार इफ्तिकार अहमद कल के मैच में किसी न किसी तरीके से काम आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं इनको ड्रॉप करके आऊँगा। बाकी आपको अगर किसी की टीम को कॉपी करना है और उसने इफ्तिकार को ले रखा, तो आप ले सकते हो। मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग तो मैं इफ्तिकार अहमद को फिलहाल ड्रॉप करके जाऊंगा। आगा सलमान बैटिंग बॉलिंग दोनों से फ्लॉप है, आसानी से छोड़ के आ सकते हैं। शादाब खान की तो बहुत ही ज़्यादा खराब फॉर्म चल रही है, मतलब इतनी ज़्यादा कि बताई नहीं जा सकती। तो ऐसे में मैं तो फिलहाल इनको भी ड्रॉप करके जाने वाला हूँ। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर न्यूजीलैंड से लॉन्डो सेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा रचिन रविंद्र, सेकंड नंबर का वो बल्लेबाज जिसने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा स्कोरिंग पैटर्न जनरेट किया। यहाँ पर 116 है, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 123 है। साथ ही साथ कुछ ओवर बॉलिंग भी कराते हैं। हालांकि लास्ट वाले मैच में 2 ही ओवर मिले थे इनको, इसीलिए इन्होंने विकेट नहीं निकाला। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्लेयर के ओवर काट के अगर कल रचिन रविंद्र को दे दिए जाते हैं, तो डेफिनेटली 1 से लेकर 2 विकेट तो आपको निकाल के देंगे। लेकिन कल वाली पिच पर अब चूंकि ओपनिंग करने भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये इनके बल्ले से तो सेंचुरी मिलनी ही मिलनी है। मतलब एक आपके हो गए डेरी मिचेल और एक होगा रचिन रविंद्र, इन दोनों के बल्ले से आपको सेंचुरी कल दिख सकती है। तो मस्ट पे आपको लेके जाना है, बल्कि कैप्टनसी का सबसे सेफ ऑप्शन है। जे नीशम की अगर बात करूं, सिंगल विकेट टेकर हैं, बैटिंग इनकी बहुत ज़्यादा आनी नहीं है, तो 1 विकेट के लिए अगर आपको लेना हो तो टीम में आप रख भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेंटनर की अगर बात करूँ, लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हो गए थे। हालांकि मेरी टीम में भी नहीं थे, मैं आपको ये भी बता दूं। अगर आप मेरी लास्ट मैच की टीम उठा के देखेंगे न्यूजीलैंड की, मेरे टेलीग्राम पे जाके पढ़िए, आप जाके चेक कर लीजिए। सेंटनर को मैं ड्रॉप करके गया था। ये एक ऐसा इत्तेफाक था कि मैंने उसको ड्रॉप किया, उसने ना विकेट निकाले ना रन बनाए। लेकिन इससे पहले वाले मैच में मैंने सेंटनर को वाइस कैप्टन बनाया था, उसने 2 विकेट के साथ 17 रन बना दिए। यानी कि तकरीबन
तकरीबन 80-90 पॉइंट इसने इस वाले मैच में दिए थे। तो सेंटनर एक अच्छा प्लेयर है, आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से बैकअप देगा। इस वर्ल्ड कप की अगर आप बात करेंगे तो 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, यानी कि सिर्फ लास्ट वाले मैच को अगर आप छोड़ देना तो किसी भी मैच में ये विकेटलेस नहीं रहा है। तो डेफिनेटली आपको सेंटनर को तो लेके जाना ही जाना है, चाहे भले आप किसी और प्लेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बात करी जाएगी अब यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा पाकिस्तान से बॉलिंग सेक्शन की। शाहिन अफरीदी मस्ट है पिक, इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। वहीं बात करूंगा मोहम्मद वसीम जूनियर, 2 विकेट, 3 विकेट। और ये जो लास्ट वाला मैच था ना, जिसमें इन्होंने भी 3 विकेट लिए थे और इन्होंने भी 3 विकेट लिए थे, आप मेरी टेलीग्राम पे टीम जाके देखेंगे, शाहिन अफरीदी मेरा कैप्टन था और मोहम्मद वसीम जूनियर मेरा वाइस कैप्टन था। एक तरफा विनिंग करी थी मैंने, 24 कॉन्टेस्ट लगाए थे, 24 के 24 कॉन्टेस्ट मैंने विन करे थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि दोनों ने 3-3 विकेट लिए थे और दोनों ही ये मेरे सीवीसी थे। तो ऐसे ही प्लेयर हैं, कल भी आपको इनके बॉलों से ऐसे ही विकेट गिरते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे न्यूजीलैंड के ऐसे प्लेयर हैं, मैंने आपको बताया ना, विल यंग हो गए, टॉम लैथम हो गए, ड्वाइन कॉनवे हो गए, जिनके विकेट डेफिनेटली ग्लेन फिलिप्स हो गए, गिरने ही गिरने हैं। मतलब विकेट नहीं गिरने वाले जो 2 प्लेयर हैं वो कौन कौन से हैं आपको भी बता, रचिन रविंद्र हो गए या फिर आपके डेरी मिचेल हो गए। इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके विकेट गिरने ही गिरने हैं। तो यानी कि शाहिन अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर कल फिर से आपको ना उतने ही एक्सेस में विकेट निकालते हुए दिखेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो इन्हीं दोनों को आप दोबारा से कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो, एक तरफा विन करके ले जाओगे। वही बात करूंगा यहाँ पर हरीश राव की, पाकिस्तान का वो 2nd नंबर का प्लेयर। भाई पहले नंबर का शाहिन अफरीदी था, ये 2nd नंबर का, ये तो अभी आए हैं। लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप की बात करूंगा ना, ये वो 2nd नंबर का प्लेयर है। 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, यहाँ पे भी 3 विकेट। 2 मैच ऐसे रहे जब हरीश राव को रूफ नहीं वो नहीं मिला, क्या कहते हैं, विकेट नहीं मिला। अदरवाइज पेसर फ्रेंडली पिच है, आपको डेफिनेटली हरीश रूफ जो है ना कल भी 2 से लेकर 3 विकेट निकालते हुए दिखेंगे। यानी कि इन 3 बॉलर में से तो किसी को भी आपको मिस करके जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी। आगे यहाँ पर बात करी जाएगी अब न्यूजीलैंड से बॉलिंग सेक्शन की। देखिए न्यूजीलैंड से अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ, लॉकी फर्गुसन की अगर मैं बात करूँ, कल की पिच इनके मुफीद उतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको बताया है ना कि स्पिनर्स को उतना ज़्यादा टर्न वहाँ पर नहीं मिलेगा, लॉकी फर्गुसन को विकेट मिलने की संभावना सबसे कम है। अब बात करी जाएगी पेसर की, तो एक है लेफ्ट हैंड पेसर, एक है राइट हैंड पेसर। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि टिम साउदी जो है ना इस पूरी सीरीज में खेले नहीं। लास्ट वाले मैच में भले इनको 2 विकेट दोनों मिल गए, लेकिन पिटाई भी इनकी अच्छी खासी हुई थी। और जो बॉलिंग पैटर्न मैंने इनका देखा था ना, तो उस हिसाब का नहीं था जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट कल के मैच में है। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी कल वाले मैच में आपको इस तरीके से विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। हालांकि जब इन्होंने डेब्यू किया था तो 2 विकेट इन्होंने निकाले थे, मैंने अपनी टीम में रखा था और आपको बोला भी था कि चाहो तो आप वाइस कैप्टन बना दो। फिर भी लोगों ने यहाँ पर जो है वो ट्रेंट बोल्ट को वाइस कैप्टन बनाया, हो गया यहाँ पर रिवर्स, ये 2 विकेट लेगा, ये 1 विकेट लेकर। लेकिन कल के मैच में मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, टिम साउदी की आप चाहो तो टीम में लेके जा सकते हो, लेकिन वीसी के लिए ट्राई मत करना। कल अगर वीसी का कोई सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, तो या तो वो सेंटनर है और या फिर ट्रेंट बोल्ट है। इन दोनों प्लेयर को डेफिनेटली कल वाले मैच में विकेट मिलेंगे। तो लॉकी फर्गुसन को ड्रॉ करके टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट दोनों को लेके जा सकते हो। और अगर आपकी टीम में जगह नहीं है तो फिर साउदी को छोड़ने का रिस्क भी आप यहाँ पर ले सकते हो। बात करेंगे अब यहाँ पर बेंच प्लेयर्स की, कौन कौन नहीं खेलेगा आपको बता देता हूँ। उसामा मिर, हसन अली, मोहम्मद नवाज, इमामुल हक, इन चारों में से आपको कोई भी खेलता हुआ नहीं दिखेगा। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर न्यूजीलैंड की, काले जेविसन अगर खेलेंगे तो आपको बता दूंगा मैं, केन विलियमसन अगर खेलेंगे तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, सोडी और चैपमैन हर हाल में नहीं खेलने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं अभी के लिए जो मैंने टीम बनाई है वो क्या है। अभी के लिए जो मैंने यहाँ पर टीम बनाई है, रिजवान को मैंने अपने टीम में रखा है, डिवाइन कॉनवे को मैं ड्रॉप करके जा रहा हूँ आज भी। इसके बाद डेरी मिचेल है, बाबर आजम है, अब्दुल्ला शफीक है। यहाँ पर रचिन रविंद्र को मैंने बनाया कैप्टन और यहाँ पर रचिन रविंद्र को बनाया मैंने वाइस कैप्टन। इफ्तिकार अहमद को फिलहाल के लिए मैंने टीम में रखा जरूर है, लेकिन मैं इनको ड्रॉप करके यहाँ पर अपने पास एक बॉलर लेने वाला हूँ। सेंटनर डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे, ट्रेंट बोल्ट रहेंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर, हरीश राव और शाहिन अफरीदी। यानी कि पाकिस्तान के ये जो 3 बॉलर हैं इनको आपको किसी हाल में ड्रॉप करके नहीं चलना है। बाकी बात करूंगा इफ्तिकार अहमद की, ये मैंने गलती से अपनी टीम में रख दिया, इनको आप ना माने। इनकी जगह यहाँ पर आप या तो सऊदी ले सकते हैं या फिर आपका मन है तो आप कॉनवे को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। फिलहाल मैं कॉनवे के साथ नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैं इफ्तिकार को हटाकर सऊदी को भले अपनी टीम में कर लूंगा, लेकिन कॉनवे को लेकर नहीं जाऊंगा। बात करूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन की। कैप्टन की कल के मैच में सबसे बेस्ट अगर चॉइस है ना तो हरीश राव और शान अफरीदी, किसी को भी कैप्टन बना देना, एक्सेस में विकेट निकालते हुए देखेंगे आपको। भाई बाबर, डेरी मिचेल, अब्दुल्ला शफीक, डिवाइन कॉनवे, मोहम्मद रिजवान कितने रन बनाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, रविंद्र की गारंटी ले सकता हूँ, कल आपको ये सेंचुरी बनाता दिख सकता है, लेकिन शाहिन अफरीदी आपको कल मल्टी विकेट लेते हुए दिखेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ।
तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी का अगर आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना है ना, तो रचिन रविंद्र का शाहिन शाह अफरीदी के साथ बना दो, रचिन रविंद्र का मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ बना दो, या रचिन रविंद्र का हरीश राव के साथ बना दो। ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है ना आपको कल एक तरफा विनिंग करा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया सारा सिनेरियो। अब अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो टेलीग्राम से अगर अभी भी आप नहीं जुड़े हो तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक रखा हुआ है, फटाफट से जाके जुड़ जाइए, जिससे कि इस तरीके की बेस्ट प्रेडिक्शन वीडियो आपको रोज की रोज मिलती रहे और फाइनल टीम भी आपको मिलती रहे। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल दोबारा से एक नए मैच के नई वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।